गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9th की केमिस्ट्री की थर्ड चैप्टर लेकर के आए हुए हैं और हम आज क्लास 9th के केमिस्ट्री की थर्ड चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इससे बहुत सारे सवाल आते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है आई थिंक। चलिए हम शुरू करते हैं, देखते हैं कि इसमें हम लोग कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। इसमें हम लोग को एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना है। हमें एटम्स पढ़ना है, मॉलिक्यूल्स पढ़ना है, डाल्टन्स के जो एटॉमिक थ्योरी है वो पढ़ना है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हमें पढ़ना है, सिंबल पढ़ना है, एलिमेंट्स के जो सिंबल्स होते हैं उनके बारे में पढ़ना है। फिर हमें मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना है, केमिकल फार्मूलाज कैसे लिखे जाते हैं इसके बारे में पढ़ना है, और मोल कॉन्सेप्ट, एवोगाड्रो नंबर, एटसेट्रा एटसेट्रा, सारी चीजें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। एक एक करके हम देखते हैं। चलिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि एटम्स के बारे में चीजें कैसे शुरू हुई, एटम्स की खोज जो है या एटम्स जो वर्ड है इसकी शुरुआत कैसे होती है, क्या इसके पीछे का एक लॉजिक है, कॉन्सेप्ट है। चलिए देखते हैं। देखिए इंट्रोडक्शन में हमने लिखा है कि अराउंड 500 BC इंडियन फिलोसोफर महर्षि कनाद postulate the theory if we go on dividing matter we will obtain a smallest particle beyond which further division can't be possible, which is known as परमाणु। देखिए एक चीज है, सबसे पहले जो परमाणु शब्द का इस्तेमाल जो है वो हमारे देश के एक महान महात्मा कह सकते हैं, एक दार्शनिक थे जिनका नाम था महर्षि कनाद। महर्षि कनाद ने 500 BC बिफोर क्राइस्ट की बात कर रहे हैं, उस समय उन्होंने कहा था कि अगर हम The theory if we go on dividing matters, अगर हम मेटर्स को डिवाइड करने के लिए जाते हैं, उसको डिवाइड करते हैं मेटर्स को, we will obtain a smallest particle beyond which further division can't be possible। हम लोग जो अंतिम पार्टिकल गेन करेंगे, अगर हम किसी मेटर को मतलब छोटा से छोटा एकदम स्मॉलेस्ट पार्टिकल में तोड़ते जाएं और सबसे छोटा जो पार्टिकल आ रहा हो उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को के बाद हम जब डिवाइड ना कर पाए तो उन्होंने उसे कहा था परमाणु। उन्होंने कहा था कि कांट बी पॉसिबल, डिवीजन कांट बी पॉसिबल। वो उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल के बाद जो सबसे लास्ट वाला आ रहा है उसके बाद कोई भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल, यानी कि उसके बाद हम उसे तोड़ नहीं सकते हैं, डिवीजन अब नहीं कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए कि मेरे पास ये जो है डस्टर है, इस डस्टर में ये जो इसका एक क्या कहते हैं लकड़ी जो है, इसका छोटा सा टीनी पार्टिकल्स लेते हैं और उसको हम तोड़ते जाते हैं तो एक ऐसा भी सिचुएशन आएगा जिसके बाद से आप पार्टिकल्स उसके तोड़ नहीं सकते हैं। दैट वाज लास्ट डिवीजन, ठीक है ना, दैट इज लास्ट डिवीजन। वो जो है लास्ट डिवीजन होगा और उस लास्ट डिवीजन के बाद से आप पार्टिकल्स को और नहीं तोड़ सकते हैं। मतलब उन्होंने साफ साफ कहा था कि वी विल ऑब्टेन अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल बियॉन्ड विच फर्दर डिवीजन कैनॉट बी पॉसिबल। उसके बाद जो है डिवीजन संभव नहीं है, और विच इज नॉन एज परमाणु। और इन्होंने कहा था उन्होंने कहा था जिसे परमाणु के नाम से जाना जाता है, उन्होंने इसको परमाणु कहा था। अब देखो हिंदी में परमाणु को जैसे कहें, परमाणु को हम इसका संधि विच्छेद कर दें तो आपको आएगा परम जोड़ अणु। मतलब कि परम मने सबसे अंतिम अणु जो होगा, अंतिम जो कण होगा, सबसे छोटा कण होगा, उसे ही हम परमाणु कहते हैं। चलिए इसके बाद इसी रिसर्च में जैसे भारत में महर्षि कनाद ने जो एक फिलोसोफर थे उन्होंने ये थ्योरी पॉस्टुलेट किया, वैसे ही एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर, 2 ग्रीक फिलोसोफर थे जो वेस्टर्न कंट्री, ग्रीक की बात कर रहे हैं, कंट्री है आपको पता होगा, डेमोक्रेटस एंड लुसिपस, इन लोगों ने भी
रिसर्च किया और उन्होंने इस सबसे छोटे पार्टिकल्स को एटम कहा। किसने कहा था? एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर, मतलब कि एंशियंट जो ग्रीक है उसके जो फिलोसोफर थे डेमोक्रिटस और ल्यूसिफस, इन दो फिलोसोफर्स ने जो एटम्स हैं उनके सबसे टीनी पार्टिकल को, सबसे स्मॉल पार्टिकल को उन्होंने कहा था एटम। तो हम लोग हिंदी में इसे परमाणु कहते हैं और इंग्लिश में हम लोग एटम कहते हैं। अब आपको शायद समझ में मतलब ये बात क्लियर हो गई होगी कि किसी भी मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसे हम मैटर कहेंगे, सॉरी एटम कहेंगे। मान लीजिए कोई घर है, घर बना हुआ, उसकी सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल अगर हम देखें तो क्या हो सकता है? सबसे छोटी चीज जिससे वो मिल करके बना हुआ है घर, दैट इज ब्रिक, मतलब कि ईंट से मिलकर के वो घर बना हुआ है। तो सबसे छोटी पार्टिकल उसकी वहां पे क्या बन रही है? ईंट बन रही है। तो उसके लिए वो ईंट जो है एक एज ए एटम काम कर रहा है। वैसे ही किसी, अब ईंट के अंदर की बात कर लें, ईंट मिट्टियों से बना होता है, बालू से बना होता है, तो उसके अंदर जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है दैट इज कॉल्ड एटम। मतलब किसी भी मैटर का जो सबसे छोटा पार्टिकल जिसको तोड़ते जाए उसके बाद हम तोड़ ना सकें उसे हम एटम कहते हैं। लेकिन अब स्थिति बदल गई है, अब एटम्स को भी तोड़ा जा सकता है, मैं ये बात क्लियर कर देना चाहता हूं। लेकिन उस समय ये बात जब ये चीजें चल रही थी, उस समय जो ये फिलॉसफी निकल के आ रही थी, तो उस समय ये बात कहा गया कि हम जो है उसे तोड़ नहीं सकते हैं। अभी हम लोग देख रहे थे इंट्रोडक्शन के बारे में कि एटम्स की जो इंट्रोडक्शन है, एटम की जो फिलॉसफी है वो कहां से आई, उसके पीछे क्या कंसेप्ट है, किन किन फिलोसोफर ने उसके ऊपर काम किया और क्या नाम दिया, इसके बारे में हम लोगों ने अभी स्टडी किया। अब हम लोग आगे देखेंगे, इसी चैप्टर का अगला टॉपिक देखेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। शब्द से इसके जो वर्ड्स हैं उसी से समझ में आ रहा है कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे केमिकल कॉम्बिनेशन में क्या लॉज लगते हैं, केमिकल कॉम्बिनेशन के बीच क्या लॉ होता है, इसके बारे में हम देखना है। देखिए क्या कह रहा है, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन टू और मोर सब्सटेंस, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन टू और मोर सब्सटेंस गिव राइज टू प्रोडक्ट विच इज गवर्न्ड बाय अ सर्टेन लॉ, गिव राइज टू प्रोडक्ट विच इज गवर्न्ड बाय अ सर्टेन लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। देखिए क्या रहा है, कह रहा है कि द केमिकल रिएक्शन बिटवीन टू और मोर सब्सटेंस, दो और दो से अधिक सब्सटेंस के बीच जब किसी प्रकार की केमिकल रिएक्शन कराई जाती है, और केमिकल रिएक्शन के दौरान होता क्या है कि आपको पता है कि दो सब्सटेंस को लेकर के जब हम रिएक्शन कराएंगे केमिकल रिएक्शन, तो एक नया चीज बनेगा, हमें पता है। दो या दो से अधिक सब्सटेंस को लेंगे और उसका केमिकल रिएक्शन करा दें तो एक नया चीज बनेगा। उस नए चीज को हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। कह रहा है कि गिव राइज टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बनने के वक्त जो है विच इज गवर्न्ड बाय ए सर्टेन लॉ, ये जो प्रोडक्ट बन रहा है, हम कह रहे हैं कि जब टू और मोर सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट बनेगा, तो प्रोडक्ट बनने के पहले या प्रोडक्ट बनने के दौरान, ड्यूरिंग प्रोडक्शन होता क्या है, एक सर्टेन लॉ लगता है। ऐसा नहीं है कि हमने बस वही हाल है कि ऐसा नहीं ना कि हमने चावल दूध और चीनी मिला दिया और खीर हो गया, वैसा कुछ इसमें नहीं है। इसमें कुछ प्रोसेस होते हैं, कितने एलिमेंट्स चाहिए तो कंपाउंड बनेगा, कितना मॉलिक्यूल चाहिए, कितने एटम्स चाहिए, कुछ रूल्स होते हैं इसमें। ऐसा नहीं कि कुछ भी मिला दिया और खिचड़ी बन गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहां पे होता क्या है कि केमिकल रिएक्शन के दौरान प्रोडक्ट बनाने के लिए कुछ रूल्स, एक सर्टेन लॉ लगता है, और उसी सर्टेन लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। हमें पता है कि चावल दाल नमक हल्दी डाल देंगे खिचड़ी बन जाएगा, वी नो दैट। बट मैं ये कहना चाहता हूं कि यहां पे आप कुछ भी डाल दोगे और आप सोचोगे कि केमिकल रिएक्शन हो जाएगा और एक नया प्रोडक्शन हो जाएगा और वो खिचड़ी ही होगा, इट कांट बी पॉसिबल। यहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं, कुछ लॉज होते हैं, और उसी रूल्स और लॉज को हम कहते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा ये बात। चलिए अब हम लोग को देखिए, इस्टेब्लिश्ड बाय, यह जो रूल है, यह जो
लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज एस्टैब्लिश्ड बाय लेवेजियर एंड जोसेफ एल प्राउस्ट। देखिए, आपसे पूछा जा सकता है कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन किसने दिया था, किसने इसे एस्टैब्लिश किया था। तो ये दो साइंटिस्ट थे, लेवेजियर और प्राउस्ट, जोसेफ एल प्राउस्ट। इन दो साइंटिस्टों ने इस पर रिसर्च किया था और अपने एक्सपेरिमेंट के बाद इस लॉ को एस्टैब्लिश किया था। तो याद रखिएगा, आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसे पूछा जा सकता है। केमिकल कॉम्बिनेशन के कितने टाइप्स होते हैं? देयर आर 5 टाइप्स, 5 काइंड्स। इसके 5 टाइप्स हैं। पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, तीसरा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, चौथा है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन और पांचवा है गै-लुसाक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। आप देख सकते हैं ये 5 लॉज हैं। 9th क्लास में हमें इनमें से सिर्फ 2 ही लॉज पढ़ने हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, बाकी ये जो 3 लॉज हैं ये आपको हायर क्लासेस में पढ़ने, आप इससे ऊपर क्लासेस में 10th के बाद आपको इसको पढ़ने का मौका मिलेगा। हम लोग ये 2 रूल्स, 2 लॉज ये देखेंगे और पढ़ेंगे। सर, हम लोगों ने अभी पढ़ा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। हमने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के 5 टाइप्स को देखा, उसमें से हमें 2 ही पढ़ने इस क्लास में, 3 हायर क्लासेस पढ़ने हैं। 2 में पहला हमें पढ़ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखिए, कह रहे हैं कि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। यहां पे क्या कह रहा है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान, ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो रिएक्टेंट होता है उसकी जो टोटल मास होती है, द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, द टोटल यहां पे लिख रहे हैं द टोटल mass of reactant is equal to total mass of product। देखिए, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू होगा टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। चलिए, अब देखिए इसमें क्या है। जैसे मान लीजिए कि A प्लस बी 2 रिएक्टेंट हैं, ये आपस में मिलकर के AB बनाते हैं। तो होगा क्या इसके कंडीशन में, द मास ऑफ A प्लस द मास ऑफ B इक्वल टू द मास ऑफ AB। मतलब इतना कंफर्म है कि जितना ये है उतना ही ये होगा, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन संभव नहीं है। मतलब कहने का ये है, सिंपल सी भाषा में अगर हम समझें, एकदम सिंपली समझ लें, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जितना आप चीज रिएक्टेंट के तौर पे, मतलब रिएक्टेंट का मतलब आप समझते होंगे, जो पदार्थ किसी केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट करता है, भाग लेता है, उसे रिएक्टेंट कहते हैं, और जो बनता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो भी रिएक्टेंट है, जितना पार्टिसिपेट करता है और जो प्रोडक्ट बनता है, दोनों के मास इक्वल होते हैं। तो द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। बात ये समझना है सिंपल सा हमें कि जितना रिएक्टेंट आप इस्तेमाल करोगे और जो प्रोडक्ट बनेगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो मास है, जो उसका वेट है, जो वजन है, वो इक्वल होगा किसी भी कीमत पर। अब आप मुझसे सवाल कर सकते हो कि बहुत सारी चीजें आप देखते हो कि जितना आप जलाते हो उतनी चीजें तो मिल नहीं पाती हैं। जैसे मान लो कि आप कहोगे कि हमने कुछ खरपतवार जलाया, कुछ पुआल जला दिया, मान लेते हैं हमने 5 किलो खरपतवार जलाया, 5 किलो लकड़ी जलाया मान लीजिए, तो क्या जो राख बन के हमें मिलेगा दैट इज इक्वल टू 5 kg? एब्सोल्युटली नॉट। हमें पता है कि हम 5 किलो अगर लकड़ी जलाते हैं तो जो उसका एस मिलेगा, जो हमें राख मिलेगा, जो प्रोडक्ट मिलेगा, वो 5 किलो होगा? नहीं होगा।
तो फिर हाँ, आप कहेंगे कि फिर ये तो जो थ्योरी है, जो लॉ है, ये तो गलत हो गया। नहीं भाई, मैं बता रहा हूं गलत इसलिए नहीं हुआ कि जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट है और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट है, इसमें देखिए, मान लीजिए कि आपने लकड़ी जलाया, तो लकड़ी जलने के बाद जो राख बचा सिर्फ वही प्रोडक्ट नहीं है, उसके साथ आपको हीट भी निकला है, उसके साथ उस लकड़ी के जलने से आपको लाइट भी निकला है, हीट लाइट, इसके अलावा कुछ धुआं बन करके भी निकल गया है, कुछ राख के कण जो है, पार्टिकल्स जो है, वो निकल करके ऊपर हवा में उड़ गए हैं, धुआं बन करके उड़ा हुआ है। तो ये सारे चीजों को जब जोड़ दोगे ना, तो जितना तुम रिएक्टेंट जलाए हो वो सब मिलकर के उतना हो जाएगा। यानी कि किसी भी कीमत पर किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान आप जितनी रिएक्टेंट की मात्रा, जितनी अमाउंट में आप रिएक्टेंट का इस्तेमाल करते हो, उतना ही प्रोडक्ट में बनता है, प्रोडक्ट उतना ही होता है, किसी भी कीमत पर कम या ज्यादा नहीं हो सकता है। कहने का मतलब है, सेकंड जो मैंने पैराग्राफ में लिखा है कि मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब कहने का यह है कि मास को ना ही हम क्या कहते हैं, मास को हम ना ही हम उसे बना सकते हैं और ना ही उसे हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। किसी भी मैटर को, किसी भी मैटर के जो मास है, जो उसका वजन है, ना उसको हम बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, और ना ही हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि चीजों का सिर्फ क्या होता है, सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन होता है। आप अगर मान लीजिए मोमबत्ती जलाते हो तो आप कहोगे कि इतना हमने जलाया और उसका जो मोम मिले बहुत कम मिला, तो होता क्या है, वहां पे सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। आप पेट्रोल डीजल जलाते हो, 1 किलो पेट्रोल, अगर 1 लीटर पेट्रोल आप जलाते हो, तो होता क्या है कि आप जितनी पेट्रोल जला रहे हो उतना ही उससे जो प्रोडक्ट बन रहा है ना, उतना ही प्रोडक्ट भी बन रहा है। लेकिन आपको होता क्या है कि वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, कुछ धुएं में निकलेगा, कुछ हीट में निकलेगा, कुछ लाइट में निकलेगा, कुछ एनर्जी में जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि मैटर एंड मास कैन नीदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन के ड्यूरिंग में आप ना तो मैटर का निर्माण कर सकते हो, ना मास का निर्माण कर सकते हो, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। यहां तक कि किसी भी पदार्थ का, इस दुनिया में जो भी पदार्थ है, उसका ना तो आप क्रिएट कर सकते हो उसे, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ आप एक काम कर सकते हो, और वो काम है कि उसका ट्रांसफॉर्मेशन कर दोगे, उसका रूप परिवर्तन कर दोगे। सॉलिड है लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड है गैस हो जाएगा, लेकिन बस यही कर सकते हो। तुम उस मास को, तुम उस मैटर को इस धरती से समाप्त नहीं कर सकते हो। यही ये थ्योरी कह रही है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की पहली जो थ्योरी है, पहला जो रूल है, ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की मास किसी भी सिचुएशन में कंजर्व होता है। आप उसे ना तो क्रिएट कर सकते हो और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। चलिए अब हम दूसरा रूल इसका देखते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। देखिए, इन ए केमिकल रिएक्शन कंपाउंड्स ऑलवेज contain the same elements present in definite proportion by mass irrespective of their source। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है ना, ये देखने से लग रहा है कांस्टेंट प्रोपोर्शन का लॉ इसमें होगा। इन ए केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में कंपाउंड्स जो होते हैं, जो यौगिक होते हैं, जो कंपाउंड्स होते हैं, contain the same elements present in definite proportion। उनमें जो भी एलिमेंट होगा, किसी भी केमिकल रिएक्शन के में जो भी एलिमेंट होगा, वो एलिमेंट एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में, कांस्टेंट रेशियो में उसमें फिट करेगा, और फिट करके फिक्स होके एक कंपाउंड का निर्माण करेगा। जैसे मैं कहूं कि चाहे वो आप सोर्स उसका कोई भी हो, जैसे यहां पे नीचे है कि रेस्पेक्टिव ऑफ देयर सोर्स, वो सोर्स कोई भी हो, लेकिन उसमें जो जो एलिमेंट हैं वो हमेशा उनका रेशियो जो है सेम होगा। जैसे मैं कहूं वाटर H2O,
इसका हम इसमें कौन कौन से एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन, पहला हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। हमें पता है कि हाइड्रोजन का जो मास होता है, जो हाइड्रोजन की जो मास होती है वो होता है 1 एटॉमिक मास। आई एम टॉकिंग अबाउट एटॉमिक मास। जो हाइड्रोजन की जो मास होती है वो 1 होती है, जबकि ऑक्सीजन की जो मास होती है वो 16 होती है। अब देखिए यहां पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, तो कितने इसकी मास हो गए 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1 है ऑक्सीजन, तो मास इसका कितना हो गया, एटॉमिक मास कितना हो गया 16। ध्यान से देखिएगा, हाइड्रोजन के एक एटम का मास जो होता है 1 होता है और ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16 होता है। यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम हैं तो इसके मास 2 हो जाएंगे, 2 AMU एटॉमिक मास यूनिट, और ऑक्सीजन के 16 हो जाएगा। अगर इसका हम रेशियो निकालें 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का, तो 2:16 कटेगा तो कितना हो जाएगा 1:8। अब मैं कह रहा हूं कि आप वाटर को, ये वाटर के जो एलिमेंट्स है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उनके बीच का जो, उनके जो एलिमेंट्स के जो बीच का रेशियो है वो आया है 1:8। अब मैं क्या कह रहा हूं, मैं इसी थ्योरी को बता रहा हूं कि अब ये कह रहा है, वही बात ही कह रहा है इसमें, कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो कंपाउंड बनता है, कंपाउंड में ऑलवेज होता क्या है कि ये जो सेम एलिमेंट्स होते हैं, पहली बात कि हम वाटर बनाएंगे तो किसी भी कीमत पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होगा, सेम एलिमेंट होगा, कोई दूसरा एलिमेंट नहीं आने वाला है, ये तो कंफर्म हो गया। दूसरी बात ये है कि ये जो है वो भी एक तो पहले ये कंफर्म हो गया कि सेम एलिमेंट होगा, हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन होगा। अगर हमको वाटर बनाना है तो, कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है तो हमको कार्बन और ऑक्सीजन ही होगा, ऐसा नहीं है कि हम उसमें सल्फर ऑक्सीजन मिला देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, सेम एलिमेंट। और साथ ही साथ उसमें एक और भी क्वालिटी है कि हमेशा उसकी जो एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं उनके रेशियो हमेशा कांस्टेंट होते हैं, इसीलिए हम कहते हैं इसे कांस्टेंट प्रोपोर्शन, निश्चित होते हैं। अब देखो ना आप, चाहे उसके सोर्स कुछ भी हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर सोर्स, किसी भी कीमत पर उसके सोर्स कुछ भी हो, मैं कह रहा हूं कि आप देखिए यहां पे जल, आप जो वाटर है वो आप अपने घर के हैंडपंप से ले लो या टैप से ले लो, चाहे वो गोपालगंज में वाटर है वो ले लो, या दिल्ली का वाटर ले लो, या किसी समुद्र का वाटर ले लो, या किसी पॉन्ड का, किसी लेक का, किसी रिवर का वाटर ले लो। सब में जो वाटर के जो एलिमेंट्स होंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होंगे, और उन एलिमेंट्स के बीच में जो एटॉमिक रेशियो होगा, जो एटॉमिक प्रोपोर्शन होगा, वो हमेशा 1.8 ही आएगा। वो चाहे सोर्स कुछ भी हो, दुनिया जहान कहीं से तुम लेके पानी आओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही इसका थ्योरी है, ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।